नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। आज से 3-4 दिन पहले एक बड़ी खबर सामने आई थी कि जर्मनी की जो इकोनॉमी है, जो कि बाय द वे यूरोपियन यूनियन की सबसे बड़ी इकोनॉमी मानी जाती है, वहां पर रिसेशन आ चुका है। और उसी रिसेशन का जो अब एक नेगेटिव इम्पैक्ट है वो ये है कि इंडिया को लगभग 16,500 करोड़ का नुकसान होने वाला है। दोस्तों, इंडियन इकोनॉमी के जो एक्सपोर्ट्स हुआ करते थे टू दी जर्मन इकोनॉमी, वो अप्रॉक्सीमेटली 84,000-85,000 करोड़ के आसपास हुआ करते थे। लेकिन कहा जा रहा है कि 20% से भी ज़्यादा हमारे एक्सपोर्ट्स हैं जो कि अब प्रभावित होने वाले हैं, बिकॉज जर्मनी में उनकी डिमांड कम होने वाली है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स की यह खबर है, इंडियाज एक्सपोर्ट्स टू जर्मनी मे गेट एडवर्सली इंपैक्टेड ड्यू टू द रिसेशन। बात करेंगे इंडिया के एक्सपोर्ट्स के आंकड़ों के बारे में, डिस्कस किया जाएगा कौन से वो एक्सपोर्ट्स हैं जो कि अफेक्ट होने वाले हैं। ऑल्सो जर्मनी में जो रिसेशन आया है उसके बारे में ब्रीफ बैकग्राउंड भी आपको दिया जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। हमें फॉलो करने के लिए यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। ऑल्सो लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर के आप लेक्चर की पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। बताना चाहूंगा दोस्तों, इस साल के यूपीएससी एग्जामिनेशन में जो फाइनल रिजल्ट आया है उसमें 333 लर्नर्स को अनअकैडमी के माध्यम से काफ़ी हेल्प मिली है और उनको अपना नाम जो है वो फाइनल लिस्ट में देखने को मिला है। अगर आप भी अनअकैडमी से ही पढ़ना चाहते हैं तो अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं यूजिंग दी अग्निपथ बैच, जो कि शुरू होने वाला है मात्र 4 दिनों में। और इस बैच में आपको क्लासेस के साथ साथ टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल करवाई जाएगी। दोस्तों, इस बैच का जो कॉस्टिंग है, दिस इज द मोस्ट अफोर्डेबल, द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव बैच इन एंटायर इंडिया। मात्र 8,000 रुपए में आपको ये वाला बैच अवेलेबल करवाया जा रहा है और इसमें आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों की ही क्लासेस अवेलेबल करवाई जाएंगी। इसमें आपको हिंदी बैच भी अवेलेबल करवाया जाएगा जो कि 15 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। एनरोल करते टाइम आप लोग मेरा कूपन कोड अनि यूपीएससी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल राइट, सबसे पहले जर्मनी के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। अगर हम लोग पूरे यूरोप की बात करें तो जर्मनी पूरे यूरोप में सेकंड मोस्ट आबादी वाला देश माना जाता है आफ्टर रशिया। लेकिन अगर हम लोग यूरोपियन यूनियन की बात करें जिसमें कि 27 कंट्रीज आती हैं, तो उसमें ये सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश माना जाता है। आप लोग देख सकते हैं ये यूरोप में कैसे लोकेटेड है। इसके साइड में नीदरलैंड्स है, इधर बेल्जियम है, इधर लग्जमबर्ग है, इधर फ्रांस भी है, चेक रिपब्लिक भी है, देन पोलैंड है, नीचे ऑस्ट्रिया, उसके बाद स्विट्जरलैंड एंड ऊपर डेनमार्क। यानी कि बहुत सारी कंट्रीज के साथ ये अपने बॉर्डर को शेयर करता है। अगर वैसे बात करें तो नॉर्थ में इसके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको नॉर्थ सी देखने को मिलता है एंड इसके राइट हैंड साइड पे आपको बाल्टिक सी देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आते हैं सबसे प्रोमिनेंट जो स्विट्जरलैंड के जाने माने माउंटेन्स एल्प्स हैं, वो आपको देखने को मिल जाते हैं। इसका जो राजधानी है दैट इज कॉल्ड एज बर्लिन और इसका जो मेन फाइनेंशियल सेंटर है वो दोस्तों एक शहर जिसका नाम है फ्रैंकफर्ट। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि जर्मनी की जो इकोनॉमी है उसका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है यूरोपियन यूनियन में। दोस्तों, जर्मनी की जो इकोनॉमी है वो सबसे बड़ी इकोनॉमी मानी जाती है। आप देख सकते हैं 24% का कंट्रीब्यूशन है टू दी यूरोपियन यूनियन की इकोनॉमी, जिसमें कि $4 ट्रिलियन के आसपास का इकोनॉमी जर्मनी का है। फ्रांस का जो है वो नंबर 2 पे आता है, इटली जो है वो नंबर 3 पे आ जाता है। नाउ आप इसको यहां पर भी देख सकते हैं कि जो टॉप 3 इकोनॉमीज हैं उसमें नंबर 1 पे जर्मनी है, उसके बाद फ्रांस है, उसके बाद इटली, देन स्पेन। लेकिन डेफिनेटली जर्मनी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, ऑलमोस्ट 25% के आसपास का शेयर रखती है। यहां पर हमें अब रिसेशन देखने को मिला है। अगेन 26 मई की खबर है, जर्मनी फाइनली एंटर्स रिसेशन, यूरोप्स लार्जेस्ट इकोनॉमी इज नाउ ब्रेकिंग डाउन। बल्कि यहां पर जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये कहना है कि जर्मनी की जो ग्रोथ है वो रेस्ट ऑफ द रीजन से बहुत टाइम के लिए, आने वाले बहुत समय के लिए पीछे रहने वाली है। एंड IMF का ये अनुमान है दैट जर्मनी विल ऑल्सो बी दी वर्स्ट परफॉर्मिंग G7 इकोनॉमी दिस ईयर। G7 की जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज मानी जाती हैं उसमें से कहा गया है कि जर्मनी वर्स्ट परफॉर्मिंग होने वाली है। ये रिसेशन में क्यों गई दोस्तों? 2022 का जो आखिरी तिमाही थी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाली, और जो 2023 की पहली तिमाही थी जनवरी फरवरी मार्च वाली, इन दोनों में ही जर्मनी की जो इकोनॉमी है, जो इनकी जीडीपी है, ये कॉन्ट्रैक्ट हुई है। आप देख सकते हैं कि जीडीपी डिक्लाइंड बाय 0.3% फ्रॉम जनवरी टू मार्च एंड अगर हम लोग आखिरी तिमाही 2022 की बात करते हैं तो वहां पर 0.5% से डिक्लाइन देखने को मिला है।
अगर 2 लगातार हमें क्वार्टर्स में डिक्लाइन देखने को मिलता है तब जाकर के हम लोग किसी इकोनॉमी को रिसेशन में मान लेते हैं। हालांकि यहाँ पे कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं। जर्मनी में, यूरोप में जो अगर किसी इकोनॉमी को रिसेशन में मानने के लिए एम्प्लॉयमेंट फिगर्स और इन्फ्लेशन को भी पिक्चर में लिया जाता है, लेकिन ये सबसे प्राइमरी फैक्टर है जिसके बेसिस पे आप लोग ये डिक्लेयर करते हैं कि ये वाली इकोनॉमी आपकी बेसिकली रिसेशन में जा चुकी है। महंगाई भी यहाँ पर काफ़ी बेकाबू है। ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन जर्मनी में हमें नियरली 0.9% के आसपास देखने को मिल रही है। ये भी आप देख सकते हैं कि यूरोजोन, जिसमें दोस्तों 20 देश आते हैं, वो वाले देश जो कि यूरो करेंसी का इस्तेमाल करते हैं, जर्मनी भी उसमें आती है। यूरोजोन का जो जीडीपी परसेंटेज चेंज है पहली तिमाही में वो 0.1% पॉजिटिव में है, यूएस का 0.3% पॉजिटिव में है, लेकिन जर्मनी का 0.3% हमें नेगेटिव में देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल जर्मनी की पर्टिकुलरली हालात काफ़ी ज़्यादा खराब देखने को मिल रहे हैं। ये हुआ क्यों? ऑब्वियसली कई सारे फैक्टर्स थे। एनर्जी पॉलिसी जर्मनी की बहुत अच्छी नहीं चल रही है काफ़ी लंबे टाइम से, बिकॉज हम लोग ग्रीन व्हीकल्स, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हैं। जर्मनी जो है वो कंबशन इंजन बेस्ड कार्स बनाने का एक वर्ल्ड लीडर माना जाता है, लेकिन उसमें अब हमें एक स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। दैट इज़ ऑल्सो वन मेजर फैक्टर। एंड जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उसमें जर्मनी तेज़ी से ट्रांजिशन नहीं कर पा रहा है। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि कुछ लंबे टाइम से कंट्रीब्यूट करते आ रहे थे, लेकिन अगर हम लोग अभी के फैक्टर्स की बात करें, रशिया यूक्रेन की टेंशन्स की वजह से बेसिकली क्या हुआ था, पिछले साल जब सर्दियां थी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा महंगे दाम पे इनको गैस खरीदनी पड़ी थी। एंड क्योंकि गैस इतने महंगे दाम पे ये लोग नहीं खरीद पा रहे थे, ओवरऑल कंजम्पशन काफ़ी डाउन आ गई थी। और ये तो बल्कि तब था जब सर्दी बहुत गंभीर नहीं पड़ी थी, तब भी जर्मनी इकोनॉमी में पैसा अवेलेबल नहीं था, जिसकी वजह से आज हालात ऐसे हो चुके हैं कि रीयूनिफिकेशन के बाद ये पहली बार कहा जा रहा है कि जर्मनी के लिए एक बहुत बड़ा फंडामेंटल थ्रेट सामने आ चुका है। जर्मनी के लिए तो अनफॉर्चुनेट है ही है, लेकिन इसका अब जो इम्पैक्ट है अनफॉर्चुनेटली वो इंडिया के ऊपर भी आने वाला है। दिस इज व्हाट वी सी। जब हम देखते हैं ग्लोबलाइजेशन का क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है, दोस्तों यही इम्पैक्ट है जो कि देखने को मिलता है कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं ना, वो भी अब भारी तरीके से अफेक्ट होने वाले हैं। आप यहाँ पे देख पाएंगे, कुछ मैं कॉमेंट्स आपको दिखाता हूँ। दिस इज गोइंग टू अफेक्ट इंडियन एक्सपोर्ट्स नॉट ओनली टू जर्मनी बट यूरोप एज अ होल, सिंस अदर कंट्रीज आर ऑल्सो ऑलरेडी इन रिसेशन। ये बेसिकली एक्सेप्टेंस वाली बात है। ये कहा जाता है कि दूसरी कंट्रीज में भी रिसेशन जो है वो ऑलमोस्ट आने ही वाला है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो हमारे जो सारे एक्सपोर्ट्स हैं उसमें 14% एक्सपोर्ट्स हमारे यूरोपियन यूनियन में जाते हैं, जिसमें जर्मनी में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स भारत के जाया करते थे। सेकंड नंबर पे नेदरलैंड्स, देन बेल्जियम, देन इटली एंड उसके बाद फ्रांस आता है। तो आप हिसाब लगा लीजिए कि मैक्सिमम हमारे एक्सपोर्ट्स जर्मनी में जाते थे अमंग द यूरोपियन यूनियन कंट्रीज, और अब उन्हीं पे नेगेटिव इंपैक्ट आने वाला है। आंकड़ों की बात करें तो इंडिया के जो टोटल एक्सपोर्ट्स जर्मनी में जाते हैं वो दोस्तों $10.2 बिलियन के हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 84,500 करोड़ के आसपास आता है, अगर आप लोग आजकल का जो कन्वर्जन रेट चल रहा है उसको पिक्चर में ले लें। और अब कहा जा रहा है दिस कुड सी अ फॉल ड्यू टू लॉन्ग टर्म रिसेशन इन जर्मनी एंड द मोस्ट अफेक्टेड सेक्टर्स वुड बी, जैसे लेदर के प्रोडक्ट्स हुए, केमिकल हुए, लाइट इंजीनियरिंग आइटम्स वगैरह वगैरह, इनमें हमें नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलने वाला है। इंडिया के अगर हम लोग एक्सपोर्ट्स को ब्रेक डाउन करें, नंबर 1 पे मशीनरी है, नंबर 2 पे इलेक्ट्रॉनिक्स जिसमें कि स्मार्टफोन्स भी आते हैं, ये भी अगेन $1.25 बिलियन के आसपास है। नंबर 3 पे अपैरल है, नंबर 4 पे ऑर्गेनिक केमिकल्स है, नंबर 5 पे फुटवेयर है, नंबर 6 पे लेदर गुड्स है, नंबर 7 पे आयरन स्टील आर्टिकल्स हैं, नंबर 8 पे ऑटो कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं। पूरा ब्रेकअप यहाँ पे दिया हुआ है। ध्यान रखिए सबसे ज़्यादा हम लोग मशीनरी के आर्टिकल्स का ही एक्सपोर्ट जर्मनी में किया जाता है। और इसी को लेकर अब एक्सपर्ट्स के द्वारा कहा गया है, GTRI के को फाउंडर हैं अजय श्रीवास्तव, इन्होंने कहा है रिसेशन विल एडवर्सली अफेक्ट इंडियाज एक्सपोर्ट्स ऑफ ऑलमोस्ट $2 बिलियन, जिसमें कि स्मार्टफोन, अपैरल्स, फुटवेयर एंड लेदर गुड्स आएंगे। और बल्कि इनका कहना है कि जो डेली यूज़ के प्रोडक्ट्स होते हैं वो सबसे पहले अफेक्ट होते हैं जब भी रिसेशनरी साइकिल हमें देखने को मिलता है। और आप लोग जानते ही होंगे कि यूरोप ने ऑलरेडी कार्बन बॉर्डर टैक्स को लेवी करने की बात करी है, तो उसके चलते जो हमारा नेगेटिव इंपैक्ट हम फेस करने वाले थे वो तो होगा ही होगा। और अब क्योंकि वहाँ पे रिसेशन आने वाला है तो उसके चलते भी जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। ये देखिए जो यूरोप का कार्बन बॉर्डर टैक्स है, हमने ढेर सारी वीडियोस इसको लेकर ऑलरेडी बनाई हैं। इंडिया ने इसको भी चैलेंज किया है, लेकिन यूरोपियन यूनियन ऑब्वियसली इसको लेकर पीछे नहीं हट रहा है। उसके बाद अपैरल एक्सपोर्ट्स को लेकर भी स्टेटमेंट दिया गया है। जो एपेक के चेयरमैन हैं, अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन मिस्टर नरेंद्र गोयनका है, इन्होंने कहा है रिसेशन वुड अफेक्ट ऑर्डर फ्लोज इनटू इंडिया, बल्कि बिजनेस विल बी डाउन बाय मिनिमम 10%। द स्लो डाउन विल डेफिनेटली इम्पैक्ट द इन्वेस्टमेंट फ्लोज फ्रॉम जर्मनी। ये भी स्टेटमेंट इनके द्वारा दिया गया है। और
सबसे ज़्यादा हैरानी वाली बात यह है कि जो सिचुएशन है वो अभी और बिगड़ने वाली है, बिकॉज पिछले साल सर्दी कम पड़ी थी। उस टाइम पे जर्मन इकॉनमी में जब सर्दी कम पड़ी थी, LNG के दाम उतने नहीं बढ़े थे, तब भी इनको बहुत प्रॉब्लम आई थी। इस साल अगर सर्दी ज़्यादा पड़ जाती है तो उस केस में इनके इकोनॉमी में और ज़्यादा पैसे की कमी आएगी, क्योंकि डिमांड होगी लेकिन यहाँ पर इनके पास पैसा अवेलेबल नहीं होगा। उस केस में कंजम्पशन नहीं होगी, जिसके चलते अगेन जो रिसेशन है वो सस्टेन भी कर सकता है। तो पिछले साल तो थोड़ा सा बच गए, लेकिन इस साल काफ़ी प्रॉब्लम और भी ख़राब हो सकती है। फैक्ट्री शटडाउन हो सकती हैं, मैन्युफैक्चरिंग में और स्लो डाउन आ सकता है। दैट वुड मीन कि हालात और भी ज़्यादा बिगड़ने वाले हैं। नाउ हाई पॉसिबिलिटी है कि शायद अब जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो अपना जो उनका प्रोसेस था रशिया के ऊपर सैंक्शंस इम्पोज करने का, उसको शायद ये लोग यहाँ पे रीथिंक कर सकते हैं। दोस्तों, आपकी इस पे क्या राय है, डेफिनेटली मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूँगा 2024 के लिए यदि आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो अग्निपथ की प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ आप लोग यहाँ पर आकर के इसमें एनरोल कर सकते हैं, जो कि मात्र 3000 में अवेलेबल है, और मेंस टेस्ट सीरीज मात्र 2500 में अवेलेबल करवाई गई है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।